अग्रवाल समाज प्रशांत विहार द्वारा लोकसभा 2024 भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया का अभिनंदन समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन 21 मई 2024 सायं 6 बजे से अग्रवाल भवन प्रशांत विहार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, विधायक विजेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम एवं स्थानीय निगम पार्षद प्रवेश वाही, समिता कौशिक एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का सम्मान फूल माला एवं पटका पहनाकर किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि अनिल अग्रवंशी, राजेश चेतन, राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसको सुन सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य संयोजक के रूप में ज्ञान अग्रवाल, ज्ञान गोयल, सुभाष गोयल, राजकुमार मित्तल, सुशील मित्तल, राधेश्याम गर्ग एवं संयोजक के रूप में संजय सिंगला, सतकुमार गर्ग, मोहनलाल यादव, RS गोस्वामी, दीपक गोयल, योगेंद्र गर्ग, दिनेश गुप्ता, राजेंद्र गोयल, राजकुमार बंसल, राकेश गोयल, विनोद गर्ग, मृणाल गुप्ता, सुरेश जैन, सुरेंद्र जैन, राजेश अग्रवाल, दीपक कुमार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 25 मई को भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी को कमल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। देखिए आगे की खास झलकियां। टेलीविजन की बात, रेडियो की बात सारा दिन बोलते रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा सीधे पूछा राजेश चेतन ने इतना क्यों बोलते हैं? माने भाई किसके घर में लुगाई नहीं हो। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से और जब लाल चौक पर तिरंगे दिखने लग जाए उनके आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मित्रों, जाते जाते आप भाग्यशाली हैं, सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ। सनातन के लिए, इस देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ ये बात बहुत सीरियस और सीरियस से मानी नहीं गई। सनातन धर्म के लिए कुछ करो, नहीं कर पाओ कुछ लिखो, नहीं लिख पाओ कुछ बोलो, ना कर पाओ और अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो पाकिस्तान भारत माता की धन्यवाद। एक लोगों को बता देते जेल की रोटी पहले खाया तो मेरे पास फोन आने लगे, बोला भाई साहब तिहाड़ कब जाओगे? वो जेल की रोटी खा के आई है, मुझे नहीं पता कि वो टोटका होता है। समझे भाई, ईमानदारी से बताओ, एक बार तो 14-15 लेके गया, 3-4 गाड़ियां फटे, आपके दादा को नहीं मिला, परदादा को नहीं मिला, लक्कड़ दादा को नहीं मिला, सब चले। यू आर सो लकी कि आप मोदी के युग में पैदा हुए, अब अपनी आंखों से राम मंदिर मुझे यूपी सरकार ने बुलाया राम मंदिर में कविता पढ़ने के लिए, मैं रोया बहुत देर तक। मैंने कहा ये मैंने सोचा था इस पर सरकार गौतम जी आ गए, उनका स्वागत करता हूँ भाई साहब अध्यक्ष के लिए और सीधे मंच पर आए सत्यनारायण भाई का। दीपक भाई मंच में जाओ भाई साहब। आज सत्यनारायण बाबू राजकुमार जी सुनना, बच्चा जन्म लेता है तो बुआ कान में बोलती है राम राम, और जब प्राण निकल जाते हैं तो पूरा मोहल्ला शमशान घाट पर मोहल्ले में को ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में रोक लिया, मैं को कोई फायदा है इसको सुनता है? बोले सुनता हूँ। बोले अगर जो बोलना हो जिंदा जी बोलो ना। बोला क्या बोले? सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाओ तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। वेरी गुड। देखा फिर दूसरे को बोल, तीसरे को बोलने के लायक बचोगे। मैं तो लोगों को ऐसे मंत्र सिखाता है, तब मैं कविता लोगों को सुनाता हूँ। राम केवल भारत के नहीं है, बात ध्यान से सुनो, राम पूरी दुनिया के है। इसका प्रमाण देना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कितने मुसलमान इंडोनेशिया में दुनिया में कहीं भी नहीं। दुनिया का दूसरा मुस्लिम कंट्री भारत, ये पता है कि नहीं आपको? इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और दूसरी बात ध्यान से सुनना,
तालियों की बात है। जो उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद 29 साल की उम्र में जिन्होंने उसमें उत्तर प्रदेश होता था, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी जी को, और ये भाजपा के नेता थे, बहुत ही ओजस्वी वक्ता है जिन्होंने 29 साल की उम्र में 1991 में पार्लियामेंट में पहुंचने वाले उनमें से मजाल मेरे सामने जुबान खोले। एक आप हो तो आप क्या कहते हो, तो मनमोहन सिंह जी क्या कह रहे हैं, पुरानी बात याद दिला दी राजेश भाई ने, तो बता रहा हूँ कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं मैडम के सामने मैं होता भला कौन, उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूँ, और आउट कोई जाती नहीं इनकमिंग आती रही साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन, आउट कोई जाती नहीं इनकमिंग आती रही साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूँ। बोले पाकिस्तान को निपटाना है, कौन निपटाएगा, बोले लिस्ट बना लो, तो हमारे वकील साहब को भी ले लिया गया लिस्ट के अंदर, भाई पाकिस्तान निपटाना कौन लोग निपटाएंगे, बोले भाई 4-5 लोग निपटा सकते हैं, लिस्ट बना लो रख। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, बोला यार निपटा देंगे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2 राहुल गांधी जी को रख लो, पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला यार राहुल गांधी बोला, मैं भी चाहूंगा मंच पर स्थान ग्रहण करने नीलम जी, हमारे जोरदार तालियां नीलम जी के लिए बजा दीजिएगा। तो वहां बोर्ड पर लिख रखा था मृत्यु अटल है, अब जाति परेशान हो गया भाई साहब, वो तो भाई अनिल यहाँ भी राजनीति, मैंने कहा क्या। सम्मानित भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि पूरे शहर की एक तरीके से क्रीम यहां पर बैठी हुई है। लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। देश की आजादी को लगभग 75 साल पूरे हो गए, और इस 75 सालों में देश ने कई करवट ली, और कई बार ऐसा लगा कि अब देश बदल जाएगा। जब आपातकाल के बाद, जो इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के लोगों की बड़ी उम्मीदें खड़ी हो गई, लेकिन लोगों के हाथ में निराशा लगी। उसके बाद जो बीपी सिंह की सरकार बनी, देश के लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह आया कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ईमानदार सरकार बनी है, वो भी सरकार चौराहे पर उसकी भी हंडिया फूट के। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, पहले 13 दिन की, फिर 13 महीने की, फिर 5 वर्षों की उनकी सरकार आई। उन 6 वर्षों में लोगों ने कुछ जो है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, देश किस दिशा में जाना चाहिए, ये थोड़ी सी एक झलक देखने का काम किया। और उसके लंबे समय के बाद फिर 10 वर्षों तक इस देश में फिर से कांग्रेस की सरकार है। भाई और बहनों, ये देश सोने की चिड़िया था, बहुत से फिल्मी गानों में बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कोई चिड़िया बैठी हुई थी सोने की। इसका मतलब यह है कि देश साधन संपन्न था, और इतने हम दुनिया के अंदर साधन संपन्न थे, दुनिया के सारे देश हिंदुस्तान की तरफ आना चाहते थे, यहाँ व्यापार करना चाहते थे, और मौका देखकर इस देश को लूटना चाहते थे। कोलंबस हिंदुस्तान में इसलिए नहीं आना चाहता था कि वो हिंदुस्तान में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, वो हिंदुस्तान की जगह अमेरिका चला गया, और उसने अमेरिका में जाकर वहां के मूल निवासियों की लाखों लोगों की हत्या की। बहुत बड़ा अपराधी था। देश साधन संपन्न हो, हम जिस संस्कृति के साथ जुड़े हुए, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बोले जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ जो है, हम जानते हैं कि धर्म का मतलब जो सही तरीके से जीवन को जिया जाए, और उसके बाद अगर किसी चीज का महत्व है तो वो अर्थ का है। उसके बाद काम है, काम का मतलब अपने परिवार को बढ़ाना, और जब सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाना, और मोक्ष किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ी शक्ति है वो अर्थ है। अगर आर्थिक रूप से हम शक्तिशाली हैं तो हम शक्तिशाली कहलाते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं
चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, वो इसलिए दुनिया की शक्ति है क्योंकि वो आर्थिक शक्तियां। हमको दिग्भ्रमित किया गया। आज से 50 साल पहले देश के अंदर कहीं भी कोई कथा होती थी, उस कथा में पंडित जी जो है कई समापन के बाद बोले भगवान राम की जय, भगवान विष्णु की जय, विष्णु नारायण की जय। एक बात और बोला करते थे, दरिद्र नारायण की जय। सुनते थे ना हम लोग, किस लिए बोलते थे? हमारे यहां तो कोई दरिद्र नारायण है नहीं। हमने कोई दरिद्रता की कल्पना की नहीं जब हमारे पुरुषार्थों में अर्थ की बात कही गई, केवल इसलिए कि हमारे मन कमजोर हो गए और ये लगा कि अगर जो भी करेगा वो भगवान ही। उन्होंने इस देश की सोच बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो भी पुरुषार्थी होगा वो संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा, और जो निष्क्रिय होगा वो पीछे छूट जाएगा। देश को एक ताकत बनाने की कोशिश की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हमारे विरोधियों की हमें निश्चित रूप से चिंता होती है। हमने लंबे समय तक, लगभग 60 वर्षों तक विपक्ष का रोल निभाया। जो पुराने बुजुर्ग जानते हैं वो बैठे यहाँ पर। जब 1971 की लड़ाई हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर कहा कि पूरी भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा पूरा संघ जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ है, चाहे 62 की लड़ाई हो क्यों, चाहे 71 की लड़ाई हो, क्योंकि ये देश हमारा है। ये केवल किसी सरकार का देश नहीं, इसको बचाने की जिम्मेवारी इस देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी। विपक्ष के नाते से हम कभी अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है आज विपक्ष किस चौराहे पर आकर खड़ा हुआ। वो हमारी सरकार का विरोध करते हुए, नीतियों का विरोध करते हुए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, अभी अनिल जी कह रहे थे परमाणु विश्व तरफ, आखिर इनकी सोच क्या है? भाई और बहनों, ये देश करवट ले रहा है, लेकिन हम केवल थोड़े से लालच में कि थोड़ी सी हमें कोई छूट मिल जाए, कहीं कोई सब्सिडी मिल जाए, कहीं कुछ जो है वायदा कर दिया जाए, हम उस तरफ बह जाते हैं। मैं आपसे बड़ी कड़वी बात कह के जा रहा हूं आज आपसे, क्योंकि अब आपके सामने कोई रोजी रोटी का संकट नहीं है, परिवार कैसे पलेगा ये संकट नहीं है। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप हजारों लोगों को काम दे सकते हो। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, हजारों दुखियों का दर्द दूर कर सकते हो। आपको अब चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी 500 करोड़ के अस्पताल के बनाने की बात कही गई, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे पड़ोस में ये सर गंगाराम हॉस्पिटल है, इसकी भी जरा आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा भाई। ये लाहौर के अंदर सर गंगाराम हॉस्पिटल था और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था सर गंगाराम जी के नाम से। और जब देश का बंटवारा होने लगा, दंगे चालू हो गए, तो लाहौर के एक चौराहे पर सर गंगाराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। तो वहां पर मुसलमानों ने क्या किया, जो दंगाई थे उन्होंने आके सर गंगाराम की मूर्ति को तोड़ दिया, उसकी गर्दन तोड़ दी। वहां पुलिस आई, उन्होंने रोकने की कोशिश की, गोली चली, कई लोग जख्मी हो गए, धड़ाधड़ गिर रहे थे। उनको ठेले पे लाद कर वो अस्पताल की तरफ भाग रहे थे। और वो लोग थे जो चिल्ला रहे थे, जिन्होंने सर गंगाराम की मूर्ति तोड़ी, और वो चिल्ला रहे थे कि सर गंगाराम अस्पताल चलो। यानी सर गंगाराम की मूर्ति तोड़ने के बाद अस्पताल, जो कि एक ही बात फेमस था सर गंगाराम के नाम से, और आज भी है वो वहां पर। और सारे के सारे लोग जो खट्टड़ हुए थे, जो घायल हुए थे, जो मरे थे, उनकी लाशें लेकर सर गंगाराम की तरफ भाग रहे। लेकिन सर गंगाराम अस्पताल वहीं पर रह गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1938 में लाहौर के अंदर सबसे शानदार कोठियां बनी थी, और वहां के संपन्न लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने बनाई थी। उसका नाम सबने सुना होगा। सियालकोट में 63% आबादी हिंदुओं की थी, और ये तय हुआ कि सियालकोट किधर जाए, बोले मतदान करा लिया जाए। और मतदान का दिन तय हुआ, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान चालू हुआ। गर्मी थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, हिंदू घरों पर सोते रह गए। बोले अभी क्या करना है जाकर। कुछ जो लाइन में लगे थे वो वापस आ गए। मुसलमानों ने शुरू में ही जाके भीड़ लगा दी।
और हिंदू गए नहीं, और जब परिणाम आया सियालकोट पाकिस्तान में रह गया और हिंदुओं को अपना सर पे सामान उठाकर भागना पड़ा, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती सहन करनी पड़ी, केवल एक वोट के कारण, नहीं तो सियालकोट हिंदुस्तान के अंदर। इस लोकतंत्र की, इस वोट की बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये देश अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, कहां तक फैला हुआ था, बहुत बड़ी ताकत है। हमारे बीच में श्रद्धेय शिवराज सिंह जी उपस्थित, अग्रवाल जी, हमारे सांसद जी को सुना, प्रेमित भाई जी, मैडम कौशिक, जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं, मैं अब सबका मंच पे नाम लूंगा। सत्यनारायण गौतम जी जिलाध्यक्ष हैं। उससे ज्यादा बेटर यह है कि मैं पूरे मंच को किया तो सबसे पहले हम आपके ट्रस्टी बने। 2014 में बीजेपी की समाज के साथ में, चाहे वो ब्राह्मण समाज था, चाहे वैश्य समाज था, चाहे जितने भी समाज थे, सबने शासन का साथ दिया और मोदी जी को सबने। उत्तर पश्चिम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे उत्तराखंड से सांसद बलराज पासी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे भाई जय भगवान अग्रवाल जी, घनश्याम जी, प्रवेश वाही जी, नरेश ऐरन जी, और भाई दोनों ज्ञान गुप्ता जी, ज्ञान अग्रवाल जी, मंच का संचालन कर रहे भाई संजय सिंगला जी और RS गोस्वामी जी के, जिन्होंने आपके विचार सुने अपने। और मेरे कान में एक बात और भी कह रहे कि संस्था के सभी प्रबुद्ध नागरिक, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर हमारे प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। और उसी प्रकार से मुझे याद है 2002 का जब चुनाव नगर निगम का था, तो उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सेक्टर 7 के अंदर विजेंद्र जी को आशीर्वाद, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी को, जिन्होंने उनके साथ काम भी किया है, उनको भी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ जिला अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि खासकर रोहिणी के लोग रहे हैं और रोहिणी को प्रथम स्थान पर वोटों से भरते रहे हैं हमारे प्रत्याशी को। इस बार भी जो हमारी 10 विधानसभाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाई। इन्हीं अपनी 2 बातों के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर घर के अंदर, क्योंकि हमारा सभी का बैकग्राउंड गाँव से, अगर घर का मुखिया मजबूत है तो भाई उस घर की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं है। उसी प्रकार से आज राष्ट्र का मुखिया इतना मजबूत है कि पड़ोसी देशों की हिम्मत नहीं है भारत की तरफ आंख उठाकर देख। तो इसलिए आपको आने वाली 25 तारीख को भारत के उस मजबूत व्यक्ति को, उस राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए 2047 का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आपका एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। सम्मानित मंच और उससे भी सम्मानित हमारे सभी प्रमुख अग्रवाल समाज के हमारे व्यक्तित्व, माता बहनों, सभी वक्ता बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे, और बलराम पानी जी ने तो एक उदाहरण देके आप लोगों को समझाया कि वोट देना जरूरी क्यों है, क्या काम करना है। लेकिन एक बात मैं योगेंद्र चंदोलिया जी के बारे में बता दूं, पिछले 38 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज प्रदेश में हमारे साथ महामंत्री पद पर हैं और लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने निगम में काम किया, निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया, निगम के अंदर ये दिल्ली के महापौर के रूप में काम किया। ऐसे व्यक्ति हैं जो हर काम को जानते हैं, हर काम को कराना जानते हैं। ये मौके पर आकर काम करने की चाहत रखते हैं। इनका व्यक्तित्व है कि इन्हें कोई भी अफसर या कोई भी अन्य व्यक्ति पागल नहीं बना सकता, क्योंकि इन्होंने 38 साल का कार्य इतने बड़े संघर्षों के बीच होते हुए आज ये लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं। हमें जो वोट हम योगेंद्र चंदोलिया जी को देंगे वो सीधी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी। पहले आपने देखा था
अभी हमारे सत्यनारायण गौतम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जब घर का मुखिया मजबूत होता है तो सभी उसके जितने भी अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने 2014 से पहले का समय भी देखा, जब पाकिस्तान गोलीबारी हिंदुस्तान पर करता था तो 3-4 दिन के बाद विशेष मंत्री या देश का कोई एक बड़ा नेता एक चिट्ठी लिखकर सिर्फ पाक जो हमारे यहाँ पे उनके राजदूत हैं उनको एक अपना विरोध जताते थे। मोदी जी 2014 में आए, सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखने की ये प्रथा खत्म की। उन्होंने कहा कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे, अब पाकिस्तान का पूरा चिट्ठा लिखा जाएगा। उस दिन के बाद आपने देख लिया 2014 के बाद पाकिस्तान ने एक ही बार इकामत की, कश्मीर के अंदर हमारे सेना के जवानों को उन्होंने मारा। मोदी जी ने न अमेरिका को देखा, न चीन को देखा, न जापान को देखा, न जर्मनी को देखा, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को बताकर और पूरी रात वहां पर ऑपरेशन करके अपने देश में लौट कर आए। एक बात और बता दूं, आज तक हमारे पुराने कई साथी उसके अंदर बंद हो बोलो जय श्री राम। दूसरा निवेदन मेरा ये है, मेरे जितने भी भाई बंधु खड़े हैं हमारे ज्ञान अग्रवाल जी, ज्ञान गोयल जी, राजपाल मित्तल जी, सुभाष गोयल जी और शिवशंकर मित्तल जी और राधा और यहाँ के लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, और मैं उम्मीदवार जरूर हूँ, लेकिन आज मैं मेरे प्रिय नेता को सुनने के लिए आया हूँ। 2002 में जब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, मैं आपके लिए वोट मांगने के लिए आऊंगा। तो मैंने भाई साहब को कहा था, भाई साहब ये चुनाव नगर निगम का है और मैं ही शिवराज हूँ। मैंने कहा मैं ही शिवराज हूँ, और आज 22 साल बाद आज शिवराज जी लोकसभा में मुझे भेजने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनका केवल भाषण सुनने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, ज्ञान अग्रवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आपके और शिवराज जी के बीच में मैं ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता। आप सब परिचित हैं, आप सब हम लोग रोज़ाना बात करते हैं, मिलते हैं। सिर्फ इतना कहूँगा कि शिवराज जी बहुत दूर से चल के हमारे बीच में आए हैं, और दिल्ली के ट्रैफिक को तो आप जानते ही हैं कितना समय लगा है। साउथ दिल्ली में पहला कार्यक्रम था आपका ईस्ट ऑफ कैलाश में, और वहाँ से आते आते जिस तरह इस समय पीक आवर्स होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सीधा मैं शिवराज जी को आमंत्रित करता हूँ और योगेंद्र चंदोलिया जी को भारी मतों से अग्रवाल समाज जिता करके भेजेगा। मैं ये शिवराज जी को आश्वस्त करता हूँ। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से कोई नहीं रोक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मेरे परम मित्र, और 2002 में भी उनके चुनाव प्रचार में आया था, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे स्नेही छोटे भाई, लोकसभा के हमारे उम्मीदवार, कल उनका जन्मदिन भी है। इन दिनों हजारों साल के दिन हो 50,000। भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय ज्ञान गोयल जी, ज्ञान अग्रवाल जी, आदरणीय नरेश जी, जय भगवान अग्रवाल जी, सत्यनारायण गौतम जी, सब पुराने दोस्त हैं मेरे, और दोस्त कभी पुराने नहीं होते। आदरणीय बलराम पासी जी, हम लोग सांसद रहे हैं साथ साथ। बहन सुनीता कौशिक जी, यहाँ उपस्थित मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। आज आपके बीच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और पगड़ी पहना के आपने मेरा सम्मान किया है। भारत की धरती पर पगड़ी से बड़ा सम्मान और कोई होता नहीं। मैं भी आप सबको, विशेषकर अग्रवाल समाज को, यह विश्वास दिलाता हूं
कि आपका मान, आपका सम्मान और भारत माता की शान कभी जाने नहीं देंगे। राजनीति हमारा शौक नहीं है, राजनीति हमारा धंधा भी नहीं है। राजनीति को हमने सेवा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, देश के विकास के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए राजनीति। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब जानते हैं भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित सभ्य देशों में, विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की, आज भी बच्चा बच्चा हमारा ये मंत्र उद्घोष करता है, धर्म की जय हो और अधर्म का प्राणियों में। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्राणियों में सद्भावना, ये भारत जिसे मनुष्य मात्र की बात नहीं कही, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कौन सी धरती ऐसी होगी जिसमें विश्व के कल्याण की कामना है। और ये वो धरती है जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अकेले हम नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, जो भारत ने कहा था, बीच का कालखंड गुलामी का कालखंड था, और कहते हैं मुझे तकलीफ होती है, देश की आजादी के बाद भी भारत को गलत दिशा में ले जाने का पाप कांग्रेस ने किया। माफ कीजिएगा, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया। हमारा देश, हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य जो दुनिया को दिशा दे सकते, उनको छोड़ के हम चल पड़े विदेश की राह। कभी कम्युनिस्टों का रास्ता, कभी समाजवादियों का रास्ता। वो रास्ता कल्याण का रास्ता नहीं था। अब दुर्भाग्य देखिए, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, जरूरत क्या थी? 3 दिन और युद्ध चलता तो संपूर्ण कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया जाता, लेकिन पंडित जी ने युद्ध विराम कर दिया और 1/3 कश्मीर आज भी पाकिस्तान के हिस्से में रह गया। अब धारा 370 तो हटी है। मुझे कहते हुए गर्व और आनंद है कि पीओके पूरा का पूरा हमारा है, हम उसे लेकर रहे। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरा देश बटा है। धारा 370 जैसी धाराएं लगी। आज गर्व होता है कहते हुए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा लगाया था और कश्मीर में प्रवेश किया था, एक देश में 2 निशान, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और तब लोग सोचते थे कि कभी हट नहीं सकती धारा 370। धमकियां दी जाती थी, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, लेकिन गर्व है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को 170 हटा दी गई और पत्ता तक नहीं हिला। पत्थरबाज गायब हो गए। खून की नदियों की बात करते हो, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है कश्मीर की धरती पर। बताओ, ये परिवर्तन नहीं है क्या? और ये परिवर्तन पहले नहीं लाया जा सकता था क्या? देश को झुकाने का पाप कांग्रेस ने किया। पिद्दी से देश हमें डराते थे, पिद्दी से देश। हाँ, तो ऐसे देश उड़ जाए। वो देश और आज एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। किसी को मारने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आपको कहना चाहता हूँ। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जिनका नाम था नरेन कहते थे बंगाली में, नरेन। आप मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ये विवेकानंद जी ने कहा था। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते,
जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक नरेंद्र और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये हो रहा है। और आज आप लिख लेना, इस अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन महाराज की जय बोलते हुए मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने भारत विश्व गुरु बनेगा कि वो आज पूरे दुनिया में चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है। और जब भारत माता की जय होते तो आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता? हम सब का सीना गर्व सब फूलता। हम इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए, लेकिन भारत की जनता का कल्याण करते हुए छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिए। भारत की पहचान बिना राम के ये देश जाना जा सकता है क्या? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। आज भी भारत के लोग गांव में जब उठते हैं तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, एक दूसरे को देखते हैं तो राम राम। 500 साल इंतजार करना पड़ा, 500 साल। और क्या कहते थे ये बाकी लोग, हिंदी गठबंधन वाले? कोई कहता था वहां टॉयलेट बना दो, कोई कहता था वहां अस्पताल बना दो, कोई कहता था राम काल्पनिक है। ये अलग बात है कि जब भारत की सोच की धारा बदली और जब बाकी दलों ने देखा कि राम के बिना काम नहीं चलेगा तो सब जय श्री राम करने लगे। और कई तो मैंने देखा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बन पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। लेकिन कांग्रेस का संकट टल नहीं सकता। इन्हें बड़ा पाप किया है, हमारी संस्कृति परंपरा जीवन मूल्य को डुबोने का पाप किया है, कलंकित करने का पाप किया है। देखो कई बार मन में कष्ट होता है। मेरी बहनें बैठी, मेरी बहनों, ये वो धरती है जिसने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री रहते हुए हर कार्यक्रम में बेटियों के पैर धो के उस पानी को अपने माथे पर लगाता था। तो मेरे काम करने की वजह कई जगह और केवल सम्मान नहीं किया। मेरी बहनों, मैं देखता था बचपन से कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है। बेटे को ज़्यादा लाभ, बिटिया को कम प्यार। पैदा कौन हो तो माँ भी कहती थी भैया आ जाए। क्यों? कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं? बेटियों को मरते हुए देखा है, कोक को कतल खाना बना। और तब मन में भाव पैदा होते थे कि कब बेटा बेटी बराबर माने जाएंगे। मेरी बहनों, मुझे गर्व है कि मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। सभा में अब पक्का कर दिया रिजर्वेशन। अरे मैंने कई बहनों तरकीबें लगाई, मैंने रिकॉर्ड करवाए और देखा कि संपत्ति कौन के नाम पे खरीदते? बेटे के नाम पे या खुद के नाम पे। पति कभी पत्नी के नाम पे नहीं खरीदता। मैंने कहा कैसे खरीदेंगे शिवराज, जरा सोच। तो मुझे बड़ा आसान तरीका मिल गया कि पत्नी या बेटी के नाम पे खरीदोगे, बहन के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क 1% और पुरुष के नाम पे 5%। तो कई लोगों ने जमीन खरीदी और अपनी पत्नी के नाम करवा के पप्पू की मम्मी तेरे नाम करवा दी, रजिस्ट्री का पैसा बचा। आज 60% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे मध्य प्रदेश की धरती पर। अगर सशक्तिकरण करना है तो आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। बेटा बेटी के जन्म के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म के बाद
8 दिन भी आराम नहीं करती थी और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के फिर खेतों पर मजदूरी करने जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, इस बहन को कब महीना 2 महीने आराम करने का मौका मिलेगा। और इसलिए हमने संबल योजना बनाई, तय कर दिया जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपये सीधे खाते में डाले जाएंगे। तू भी आराम कर मेरी बहन। और लाडली बहना जैसी योजना मेरे दिमाग में कल्पना आई क्या 1,500 रुपया के लिए 2,000 के लिए गरीब बहनें परेशान हो जाती है। क्यों ना हर एक बहन का अकाउंट खोल के हर महीने सरकारी कर्मचारी की तरफ पैसा डाल दो, तो मेरी गरीब बहन हाथ तो नहीं फैलाएगी, छोटी मोटी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए लाडली बहना योजना बना के 1,32,00,000 बहनों के खाते में पैसा डालें। काम करने की इच्छा हो तो जिंदगी बदली जा सकती है। और हम सांसद और विधायक बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए राजनीति है, देश बदलने के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये सोच और दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन को देखिए। स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ, क्या हुआ है? आपकी पार्टी की नेता थी, आपने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए, आपने राज्यसभा की सदस्य बनाए, आप बात करने को तैयार नहीं, मारपीट की जाती है। बड़ी बड़ी बातें पहले कही कि नहीं नहीं सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह बोल रहे हैं गलत हुआ, सख्त कार्रवाई करेंगे। और केजरीवाल कुछ बोले नहीं, चुप चुप बैठो, जरूर कोई बात है, क्या घोटाले की चाबी वैभव के पास है? क्यों वो नहीं छोड़ा तुम्हारा केजरीवाल? ये केजरीवाल करप्शन बाल बन गए। आए थे ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए, ईमानदार, लेकिन सबसे पहले धोखा दिया अन्ना हजारे जी को। ये क्या संयोग हो सकते? आप कल्पना करके देखिए, अन्ना हजारे, किसान भूषण, वो एक और बहन इल्मी, कुमार विश्वास, किरण, मुझसे ज्यादा तो आपको नाम पता। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ये फिर भरोसा करने के लायक है क्या? बता, मैंने मध्य प्रदेश के किसी छोटे शहर में नहीं देखी भाई। दिल्ली आज तबाह और बर्बाद है। और आपने कैसी शराब नीति बनाई, एक बोतल के साथ एक वेतन फ्री। मेरे केजरीवाल तुम्हारे माता पिता को धन। पंजाब में कह रहे थे नशा मुक्त कर देंगे और सब नशा यहाँ ले आए दिल्ली। ये दिल्ली को तबाह और बर्बाद करो। देखो ये सोच भारतीय नहीं है। कांग्रेस हो, केजरीवाल और इंडी गठबंधन हो, इनकी सोच भारतीय नहीं है। ये कहीं विदेश से संचालित होते हैं। अब टिकट किसको देंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप ये सहन करोगे क्या? बताइए। ये कन्हैया कुमार जैसे लोग कैसे नारे लगाते हैं? मुझे शर्म आती कई बार कहते हैं ये आतंकवादियों को महिमामंडित करने वाले, ये हमारे सुरक्षा बल जो अपनी जान में खेल के देश की सीमाओं की और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हैं, उनको अपमानित करने वाले, कि ये आपका वोट पाने के हकदार हैं। और स्वरूप कैसा इस गठबंधन का देखिए तो, कितनी पार्टियां इकट्ठी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलबा जोड़ा। अच्छा मंदिर वही बनाएंगे, वो कहते तारीख नहीं बताएंगे। अब देखो ऐसी हर समस्या का समाधान। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबको खुशी हुई कि नहीं? बहनों ने दिए जलाए, भाइयों ने पताकाएं लहराई, आनंद उत्सव में पूरा हिंदुस्तान डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम था उसका? लिखित निमंत्रण दिया। अब आप सोचिए तो अंसारी बंधु वो थे जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, कई पीढ़ियों तक लड़ते रहे। इसलिए मेरा निवेदन है, विकास की धारा को न तोड़े। लगातार भारत बढ़ रहा है, आज दुनिया हमारा लोहा मान रही है। हम कल विश्व गुरु होंगे, भारत का विकास होगा और भारत दुनिया को भी बचाएगा। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को अपना देश शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसलिए प्रार्थना करने आया हूँ। भाई योगेंद्र चंदोलिया मेरे मित्र हैं। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। जब गुजरात में भूकंप आया
मैं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये प्रदेश के अध्यक्ष थे, दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चे के। और गाड़ियां लेके पानी पीने का, भोजन जो हमसे हो सकता था लेके हम गुजरात की धरती पर गए थे। और एक हफ्ता लगातार मैंने योगेंद्र चंदोलिया को दिन और रात काम करते हुए देखा था। भूकंप के बाद भी धरती रात में हिलती थी, तो हम लोग बाहर सोते थे मैदान में, कहीं रात में कहीं गिरा गई बिल्डिंग तो गड़बड़ नहीं हो जाए। दिन रात जुनून से काम करते मैंने देखा। मेयर के रूप में भी योगेंद्र ने शानदार काम करके दिखाया। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे इस मित्र पर मुझे भरोसा है, ये आपकी ऐसी सेवा करेगा, विकास के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, और आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भी योगेंद्र कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका प्यार आशीर्वाद योगेंद्र को दीजिए। कमल